सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफी अच्छे से करे होंगे। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंटरप्रेन्योरशिप सब्जेक्ट की यूनिट 4। और ये जो हमारी यूनिट है काफी मस्त यूनिट है, और अब तक की जितनी यूनिट थी उनसे थोड़ी सी लेंदी है और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। और ये यूनिट हम कंप्लीट करेंगे वन शॉट के अंदर, यानी कि हम पूरा सिलेबस तो देख रहे होंगे कंप्लीट इस वीडियो के अंदर। और जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको भी मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा साथ के साथ, हर एक टॉपिक के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सारे टॉपिक्स मेंशन कर रखे जो भी हैं, है ना। उनके आगे ये भी मेंशन कर रखा है कि वो टॉपिक पीवाईक्यू के अंदर कितनी बार आया है। जैसे कि हमारा प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वर्किंग कैपिटल से हमारे 4 क्वेश्चन आए हैं। सोर्स ऑफ फंड से हमारा एक क्वेश्चन आया है। कैपिटल बजटिंग से हमारा एक क्वेश्चन आया है। तो ये मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं वो मेंशन किए हुए हैं, और सामने पीवाईक्यू भी मेंशन किए हुए हैं कि कितनी बार आए हुए हैं। तो आपको बस क्या करना है, इस यूनिट को कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपका एक भी जो टॉपिक है वो छूटे ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको इसकी सारे यूनिट्स कंप्लीट करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, वहां पर आपको पूरा सिलेबस और पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिल रहे होंगे, तो उन्हें भी कंप्लीट कर लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है? प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन। तो यूनिट का नाम ही हमारा प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग है, तो मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट में पैसे लगते हैं हमारे, उनके रिलेटेड जो भी हमारे फंड्स होते हैं, या फिर हमारे जो फ्यूचर की सेल्स वगैरह हैं, उनके जो भी कॉस्ट वगैरह आने वाली हैं, उन सब के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन होता क्या है। नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे जो प्रोजेक्ट के अंदर कॉस्ट आने वाली है, उसका हम क्या करेंगे, एस्टिमेशन करेंगे। यानी कि हम एक प्रिडिक्ट करेंगे वैल्यू, कि भाई हमारे जो पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी रहने वाली है। अब जो वो हमारा एस्टिमेशन है वो बहुत सारे चीजों पर वेरी करता है, ठीक है। कि आपके लेबर की कॉस्ट कितनी आएगी, आपकी मशीनरी की कॉस्ट कितनी आएगी, या फिर आप जहां पर आपका प्लांट है वहां पर जो लैंड है उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वो सारी चीजें वहां पर मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट एस्टिमेशन क्या होता है। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग द टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए जो कॉस्ट लगती है उसी को हम क्या कहते हैं, टोटल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड ऑल कॉस्ट लाइक मटेरियल, लेबर, मशीनरी, लैंड, मार्केटिंग, ओवरहेड एक्सेट्रा। ये सारे के सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं, मतलब कि जरूरी होते हैं जब भी हम टोटल कॉस्ट को निकालते हैं, ठीक है। और इन सबको जब हम इंक्लूड करते हैं, जब हम इन सबका समेशन करते हैं, तब हमें टोटल कॉस्ट मिलती है। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, ये सारी क्या है, एलिमेंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन के, ठीक है। अब ये एलिमेंट्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं। जितना बड़ा आपका साइज प्रोजेक्ट का उतने सारे आपके एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर छोटा साइज है तो कुछ यही जो हमारे एलिमेंट्स है, मटेरियल, लेबर, मशीनरी, यही होते हैं, ठीक है। तो आपको प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन क्लियर है। अब हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोजेक्ट कॉस्ट जो एस्टिमेशन है हमारा इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट की फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो हम इससे निकाल पाते हैं, कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली रियल वर्ल्ड में आप कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। मतलब कि आपका जो कॉस्ट एस्टिमेशन आ रहा है वो तो आ रहा है 10 लाख का, लेकिन आपके जेब में 1 ही लाख रुपया पड़ा है, तो आप फाइनेंशियली उसे नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले पता चल जाता है कॉस्ट एस्टिमेशन से कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंशियली फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी हम आगे देखेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होती है। नाम से ही पता चल रहा है कि पूरे प्रोजेक्ट की एक डिटेल रिपोर्ट होती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको कॉस्ट एस्टिमेशन बताना पड़ता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर बजटिंग, फंडिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारा कॉस्ट एस्टिमेशन, ठीक है। तो यहाँ पर इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारी जो कॉस्ट है वो कितनी तरीके की होती है। कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर हमारी कॉस्ट आने वाली है, और किस तरीके की कॉस्ट होती है, कब चेंज होती है, कैसे चेंज नहीं होती है, ठीक है। सबसे पहले हमारी कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट। यानी कि ये जो है हमारी प्रोडक्शन लेवल के साथ चेंज नहीं होने वाली, कि आप अपने महीने के कितना भी प्रोड्यूस करो प्रोडक्ट को, बट आपकी जो ये कॉस्ट है वो चेंज नहीं होती। जैसे कि रेंट होता है एक हमारी कंपनी का, जैसे हमारी कंपनी का रेंट है 20,000 रुपए महीने, ठीक है, समझ लो। और हमारा प्रोडक्शन लेवल पहले महीने था 2,000 यूनिट, और फिर अगले महीने हो गया 4,000 यूनिट, अगले महीने हो गया 6,000 यूनिट। लेकिन जो हमारा रेंट है उसका जो प्राइस है वो फिक्स रहने वाला है, वो चेंज नहीं होने वाला, तो उसे कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। ऐसी आती है हमारी नेक्स्ट वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमारी प्रोडक्शन के साथ चेंज होती है, कि अगर हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो वो उसका जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, जैसे कि रॉ मटेरियल का। फिर आता है हमारा कैपिटल कॉस्ट, जो कि हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, जैसे कि हमारी कोई मशीनरी हो गई बड़ी, या फिर कोई लैंड हो गई जिसके अंदर हम पैसा डालते हैं, और वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, वहां पर हम बहुत लंबे टाइम तक काम करते हैं, ठीक है, उस चीज से। फिर आता है हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो कि हमारी रिकरिंग एक्सपेंसेस होती है, मतलब कि आपको हर महीने या फिर डे टू डे लाइफ में चाहिए ही होती है। जैसे कि आपके जो लेबर्स हैं उनके वेजेस,
या फिर मेंटेनेंस चार्जेस मशीनरी के, वो आपको मतलब हर महीने करवाने पड़ते हैं। फिर आता है हमारा प्री ऑपरेटिव कॉस्ट। प्री ऑपरेटिव कॉस्ट मतलब कि आप कोई भी काम करने वाले हो उससे पहले जो पैसे लगती हैं, जैसे कि आपकी कुछ लीगल फीस लगती हैं कि आपने कुछ ट्रेडमार्क करा लिया, या फिर आपने कोई भी सर्वे करा लिया चेक करने के लिए, कुछ चेकिंग वेकिंग करवा ली, तो उसके जो पैसे लग गए वो हमारा प्री ऑपरेटिव कॉस्ट आती है, ठीक है। नेक्स्ट आती है हमारी कंटीजेंसी कॉस्ट। कंटीजेंसी कॉस्ट क्या होती है बेसिकली, कि ये भाई आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐसी कुछ चीजें हो सकती हैं, मतलब कि अनसर्टेनिटी, कि भाई उसका हमें पता नहीं है, ऐसे फेलियर्स आ सकते हैं जिनके लिए हमें कुछ कॉस्ट को बचा के रखना पड़ता है। तो हम टोटल जो कॉस्ट होती है हमारे प्रोजेक्ट की, उसकी 5 से 10% जो पैसे हैं वो हम अपने अनसर्टेनिटी के लिए रखते हैं, कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया, गलत हो गया, तो हम इन पैसों को रखेंगे और उनको यूज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है प्रोजेक्ट के अंदर, ये हमारे पीवाईक्यू के अंदर आई भी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक हाउ टू एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आपको समझने हैं, और ये तो आप देखो, ये जो स्टेप है ये बिल्कुल ऐसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई आपको यही लिखने हैं, आप थोड़ा बहुत अपने हिसाब से भी बनाकर आ सकते हो, ठीक है। तो स्टेप की अगर हम बात करें तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई ऑल टास्क एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, कि आपके जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर क्या क्या टास्क रहने वाले हैं, कितने लोग रहने वाले हैं, और रिसोर्सेज क्या रहने वाले हैं जो कि आप यूज करोगे, ठीक है। आपने वो आइडेंटिफाई कर लिया। अब उन रिसोर्सेज की आपकी क्वांटिटी आपको कितनी रिक्वायर्ड है और उसकी रेट कितनी है वो निकाल लो, ठीक है, जिससे आपको एक कॉस्ट पता चल जाएगी कि आपका जो रिसोर्सेज और टास्क रहने वाले हैं, उसका कॉस्ट कितना आएगा। इतना समझ आ गया। फिर ये देख लो कि आपको कितने टाइम के लिए, आपका जो टाइम ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का वो कितना रहने वाला है। अब वो आ गया, उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो आपका जो कॉस्ट है वो आ जाएगा, ठीक है। अब इतना आपका ये हो गया कि प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना आया। अब आपको क्या करना है, कंटीजेंसी कॉस्ट, यानी कि 5 से 10% जो आपके टोटल प्रोजेक्ट का है वो आप इसके अंदर ऐड करो, और फिर आपको टोटल कॉस्ट शीट मिल जाएगी, ठीक है, और आप उससे प्रिपेयर कर लोगे। तो ये हमारे स्टेप होते हैं प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने के, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल नाम से पता चल रहा है कि कैपिटल का मतलब तो पैसे होते हैं, और वर्किंग यानी कि जो आप डे टू डे अपनी जो प्रोजेक्ट ऑपरेशन है प्रोजेक्ट के उसके अंदर लगाते हो, ठीक है, उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब देखो, वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल रिक्वायर्ड टू मैनेज डे टू डे ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी बिजनेस में डेली कुछ कॉस्ट आती है जो कि खर्च होते हैं, ठीक है, उन पैसे को हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते हैं। अब वर्किंग कैपिटल का डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, करंट असेट्स, जितने भी आपके पास असेट हैं, माइनस करंट लाइबिलिटीज, जो भी आपके खर्चे वर्चे हैं उनसे अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास एक वर्किंग कैपिटल आ जाता है, जिन्हें आप डे टू डे अपने बिजनेस के जो ऑपरेशन है उन्हें मैनेज करने में लगा सकते हो, ठीक है। करंट एसेट्स क्या होते हैं? हमारी इन्वेंट्री, कैश, या फिर रिसीवेबल जो भी आने वाले हैं, और ये सब आपको पता ही होगा। असेट्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, जो कि हमें पैसे भरने हैं, या फिर लोन्स हैं, है ना, ये सारी चीजें। अगर आप असेट्स में से लाइबिलिटीज को निकाल दोगे तो आपके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके पास हैं, तो उन्हें आप वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज कर सकते हो। काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं इसके अंदर, इस यूनिट के अंदर आपको मजे आएंगे, ठीक है। ये समझें कि वाई वर्किंग कैपिटल इज क्रिटिकल, इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सब आपको पता है कि भाई डेली जो काम होने वाले हैं, जो ऑपरेशन होने वाले हैं वो रुक जाएंगे अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल नहीं होगा। और अगर आपके पास है तो आपका प्रोडक्शन और सर्विसेज काफी अच्छे से फंक्शन करेंगे और स्मूथली रन करेंगे, ठीक है। और आपके इन्वेंट्री को, सैलरी को, बिल को, इन सबको सपोर्ट होगा अगर आपके पास अच्छा वर्किंग कैपिटल है। अब वर्किंग कैपिटल के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा परमानेंट वर्किंग कैपिटल, जो कि हमें मिनिमम रिक्वायर्ड है ही है, कि भाई इतना तो पैसा हमें चाहिए डेली, ठीक है। एक होता है टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल, जो कि आपको कभी कभी सीजन के पीक में आता है, ठीक है, मतलब कि कभी कभी पीक सीजन आता है तो उसमें आपको चाहिए होता है, ठीक है, उसकी हमेशा रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक होता है हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, कि आपके जितने भी असेट्स हैं, ठीक है, मतलब जितने भी आपके पास पैसे हैं वो सारे हमारे वर्किंग कैपिटल कह सकते हो आप उन्हें, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, कि आपके पास जो असेट्स हैं उनमें से आप अपनी लाइबिलिटीज को भी हटा दो, ठीक है, तो जो पैसा बचा वो आपका वर्किंग कैपिटल है, उसे हम कहते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारे टाइप्स हो गए वर्किंग कैपिटल के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला तो यही होगा कि आपकी जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, ठीक है। आपका अगर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल्स आएगा, वेजेस वगैरह ज्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन आपका जो सर्विस वाला बिजनेस है तो उसके अंदर थोड़ा वर्किंग कैपिटल कम लगेगा, क्योंकि आप उसमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। बिजनेस साइज की आपका अगर छोटा बिजनेस है तो कम चाहिए, ज्यादा बड़ा बिजनेस है तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। प्रोडक्शन साइकिल की, अगर आपके जो प्रोडक्शन साइकिल है, आपका जो पूरा कंप्लीट जब पैसे आते हैं जब तक का जो पूरा एक साइकिल है वो अगर बहुत ज्यादा बड़ा है तो आपको वर्किंग कैपिटल बहुत ज्यादा चाहिए होगा। अगर लेकिन छोटा है तो आप क्या है, कुछ कम पैसों में ही आप अपना जो रन करा सकते हो पूरे बिजनेस को, ठीक है।
इन्वेंट्री लेवल की, अगर आप ज्यादा इन्वेंट्री रखते हो तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, अगर कम इन्वेंट्री रखते हो तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा वर्किंग कैपिटल यहाँ पर हो गया खत्म, ठीक है। अब यहाँ से एक पीवाईक्यू भी आया हुआ था वर्किंग कैपिटल से कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है। तो आपको सबसे पहले वर्किंग कैपिटल को समझाना है, अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से देना है, फिर उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है, फिर उसके टाइप्स बताने हैं, फिर आप उसको फैक्टर बता सकते हो कि फैक्टर कौन कौन से जो कि वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है वही पूछी गई थी, है ना, मतलब रिक्वायरमेंट पूछी गई थी, बट आप ये सारी चीजें बता कर आओगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। आप सबको पता है यार एकेटीयू क्या करता है, ठीक है। और आप ना ये वाला जो फ्लो चार्ट है या फिर मतलब जो डायग्राम है आप इसे याद कर सकते हो कि वर्किंग कैपिटल हमारे दो तरीके के होते हैं, एक होता है परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी। परमानेंट के अंदर भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कोर वर्किंग कैपिटल और एक होता है रेगुलर वर्किंग कैपिटल। टेम्परेरी के अंदर दोनों को मिलाकर बनता है, एक सीजनल होता है और एक स्पेशल होता है, ठीक है। तो ये एक मतलब फ्लो चार्ट है, आप चाहो तो इसे याद करो, चाहो तो इंक्लूड करो, वरना मत करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। एक 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, की रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये 2 मार्क्स में भी आया था और 10 मार्क्स में भी आया था। तो हमारा वर्किंग कैपिटल यहाँ पर बहुत अच्छे से टॉपिक खत्म हो गया, मतलब कि दो टॉपिक हमारे फिनिश हो गए, प्रोजेक्ट कॉस्ट एस्टिमेशन एंड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक काफी अच्छा टॉपिक है, सोर्सेस ऑफ फंड्स। कि आप जो बिजनेस के अंदर जो भी एंटरप्रेन्योर है या फिर जो भी बिजनेसमैन है वो अगर कोई भी बिजनेस को करता है तो कौन कौन से ऐसे सोर्सेस होते हैं जहां से कि वो पैसे ले सकता है, ठीक है। उन्हीं को हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इन एनी प्रोजेक्ट फंड्स आर रिक्वायर्ड फॉर बोथ कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर वर्किंग कैपिटल। या तो आप मतलब कि बहुत लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं, जैसे कि आपको कोई नया बिजनेस करना है तो आप उसके लिए क्या करते हो, पहले एक प्लॉट खरीदते हो या फिर मतलब एक जगह खरीदते हो, तो वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है, कैपेक्स हो गया। लेकिन फिर आप उसके बाद क्या करते हो, मशीनरी वगैरह जब लगा लेते हो, सब कुछ जो डे टू डे लाइफ में पैसे चाहिए होते हैं वो होता है हमारा वर्किंग कैपिटल। तो आपको दोनों के लिए क्या जरूरत है, दोनों के लिए आपको पैसों की जरूरत है। अब दोनों के लिए पैसों की जरूरत है तो आपको पैसे चाहिए होंगे, तो सोर्सेज ऑफ फंड्स रेफर टू द डिफरेंट वेज एंड एंटरप्रेन्योर और अ कंपनी कैन रेज मनी टू फाइनेंस अ प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी जगहें हैं, तो देखो यहाँ पर मैंने अच्छा सा ये वाला डायग्राम बनाया हुआ है। तो इसके अंदर देखो मेनली जो हमारे सोर्सेस होते हैं फंड के वो दो होते हैं, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल के अंदर वो सोर्सेस होते हैं जो कि आप बिजनेस के अंदर अपने क्या बोलते हैं, रिटेन होती है, ठीक है। जैसे कि आपके बिजनेस ने 20 रुपए की इनकम करी, मतलब 20,000 की इनकम करी, तो आपने वापस उसके अंदर पैसे लगा दिए, ठीक है। तो वो होता है हमारा इंटरनल सोर्स। या फिर डेप्रिसिएशन की, आपके पास जो भी चीजें आपने उन्हें बेच बाच के वहां से मतलब उसमें पैसे लगा दिए, तो वो इंटरनल सोर्सेज होते हैं कि आपने बाहर से कहीं से पैसा नहीं लिया, अपने ही पैसे यहाँ पे लगाए, वो होता है इंटरनल सोर्स। एक होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स, जहां पे आप क्या करते हो, बाहर वालों से पैसे लेते हो, या तो आप उन्हें कुछ इक्विटी देते हो या तो आप उन्हें कुछ इंटरेस्ट देते हो, यानी कि लोन लेते हो उनसे, ठीक है। तो ये एक सोर्स हो गया इंटरनल और एक हो गया एक्सटर्नल। अब जो गवर्नमेंट सपोर्ट होता है हमारा, गवर्नमेंट सपोर्ट हमारा एक्सटर्नल सोर्स के अंदर भी आ सकता है, लेकिन हम चाहें तो अलग से भी उसका सेक्शन बना सकते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट में क्या होता है कि जो आप पैसे ले रहे होते हो वो गवर्नमेंट से ले रहे होते हो, या तो आप उसमें इंटरेस्ट कम होता है या तो आपका जो इंटरेस्ट है वो नहीं होता, ठीक है। तो गवर्नमेंट सपोर्ट तो ये तीन होते हैं, ठीक है, एमएसएमई लोन्स, स्टार्टअप इंडिया एंड मुद्रा लोन। ये तीनों आप इनके बारे में अलग से जाके पढ़ सकते हो, वैसे कोई जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट कुछ सपोर्ट करती है भाई एंटरप्रेन्योर को, ठीक है। अब इंटरनल सोर्स हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक्सटर्नल सोर्स हम एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू के अंदर कि इलेबोरेट करो वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड्स, ठीक है। तो हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारे होते हैं इंटरनल सोर्सेज। तो उसके अंदर पहला होता है हमारा रिटेन अर्निंग्स, यानी कि जो भी आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ है आप उसे री इन्वेस्ट कर देते हो अपने बिजनेस के अंदर। कि आपको मतलब अपने बिजनेस से 10 रुपए का ही मुनाफा हुआ, आपने वो इन्वेस्ट कर दिया वापस से उसी के अंदर, मतलब कि उसके रिलेटेड कुछ भी पैसे खर्च किए बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। फिर आता है हमारा डेप्रिसिएशन रिजर्व, कि आपके पास कुछ असेट्स हैं जिनका आप रिप्लेसमेंट में पैसे ले सकते हो, ठीक है। ये हमारे दो तरीके के इंटरनल सोर्स होते हैं जो कि हर किसी को पता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटर्नल सोर्सेस। इसके अंदर सबसे पहला होता है हमारा इक्विटी कैपिटल। जैसे कि आपने शार्क टैंक के अंदर देखा होगा कि जाते हैं लोग पैसे रेस करते हैं और उन्हें कुछ इक्विटी देते हैं कि भाई आप हमें 1 लाख के बदले 2% अपनी कंपनी के अंदर हिस्सा दे देते हो, ठीक है। तो रेस्ड बाय इशूइंग शेयर्स टू इन्वेस्टर्स यूज्ड इन अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स, ठीक है। बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं कि अपनी जो इक्विटी है उसे डाइल्यूट कर देते हैं। फिर आता है हमारा डेप्थ कैपिटल, की भाई आप यहाँ पर क्या करते हो, बैंक्स वगैरह से लोन ले लेते हो, ठीक है, और कुछ इंटरेस्ट फिक्स्ड जो इंटरेस्ट होता है उसे दे देते हो वापस। फिर आता है हमारा वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल क्या होता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर जो हमारी बड़ी बड़ी फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, छोटे कुछ स्टार्टअप्स के अंदर पैसे लगा देती हैं, ये देखकर कि भाई उसके अंदर ग्रोथ पोटेंशियल है, वो बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो ये वेंचर कैपिटल यही होते हैं कि बड़े बड़े जो फर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, छोटे स्टार्टअप्स में पैसा लगा देती हैं। और इसके अंदर देखो वेंचर कैपिटल की मर्जी है,
ठीक है, या फिर आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से उनके साथ डील कर रहे हो। या तो आप उन्हें इक्विटी भी दे सकते हो और उसके साथ कंट्रोल भी लेते हैं वो, ठीक है। और आप मतलब अपने हिसाब से उनसे आप डील कर सकते हो, ठीक है। फिर आता है हमारा एंजल इन्वेस्टर्स। वेंचर कैपिटल में क्या हो रहा था कि पूरी की पूरी कंपनी एक छोटे स्टार्टअप पे पैसा लगा रही थी। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि इंडिविजुअल होते हैं, कुछ सिंगल बंदे होते हैं, मतलब कि मतलब कि अकेले अकेले बंदे होते हैं, वो क्या करते हैं पैसे लगाते हैं, ठीक है, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के अंदर। तो ये बहुत छोटा इन्वेस्टमेंट होता है ये वेंचर कैपिटल से, क्योंकि यहाँ पर तो पूरी की पूरी कंपनी आ रही है, यहाँ पर कोई अकेला बंदा पैसे लगाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, मेंटरशिप भी देते हैं कि भाई आपको बताते रहते हैं कि यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है, वो सब भी आपको दूर करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी डील होती है कि भाई वो इक्विटी ले रहे हैं आपका या फिर पैसे ले रहे हैं, ठीक है, या फिर इंटरेस्ट, मतलब कि ये एंजल इन्वेस्टर्स कुछ ऐसे होते हैं अपने हिसाब से डील करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो इंडिविजुअल होता है वो पैसे लगा रहा होता है, ठीक है। फिर आता है आपका क्राउड फंडिंग। कुछ आपकी वेबसाइट्स होती हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग मिलकर पैसे स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी एक अ, आपके बिजनेस के लिए, ठीक है। तो ये आपको पता होगा क्राउड फंडिंग के बारे में, आप ना सर्च करोगे क्राउड फंडिंग वेबसाइट तो आपको मिल जाएंगी नेट पर, ठीक है। एंजल इन्वेस्टर्स वगैरह ये सब आपने पढ़े होंगे, तो इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा ही पता होना चाहिए, ज्यादा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे टाइप्स हो गए सारे सोर्सेज ऑफ फंड्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, कैपिटल बजटिंग। तो यहाँ तक सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे आई होप, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो ना तो ये कमेंट कर दिया कर, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। अब आता है हमारा कैपिटल बजटिंग। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपका एक भाई बिजनेस चल रहा है, जैसे कि आप समझ लो कि आपका आपके बुक्स बनाने की आपकी है ना बुक्स बनाने की फैक्ट्री है, कि आप बुक्स बनाते हो, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा है ना कि भाई एक मशीन नई आई है जो कि सारा काम ऑटोमेटिक कर देती है, ठीक है। जैसे कि अभी आपकी जो मशीन है करंटली वो 2 लाख रुपए की है, और उसमें क्या होता है आपके लेबर के चार्जेस लगते हैं कुछ 1-2 लाख रुपए, मतलब महीने के। और आपकी अच्छी खासी यूनिट बन जाती है। लेकिन आपको कहीं से पता लगा कि 10 लाख की एक मशीन आ रही है जो कि सारा काम ऑटोमेटिक करती है, जिसके अंदर लेबर का भी खर्चा नहीं आता, ठीक है। तो ये एक क्या है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी कि आप 10 लाख रुपए कहीं पर खर्च करो और मशीन को लाओ। तो ये क्या है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब इस बड़ी इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप सोचते हो, जब आप प्लान करते हो, जब आप ये प्रोसेस करते हो, उसको हम कहते हैं कैपिटल बजटिंग। कि आप किसी भी बड़े सोर्स के बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करते हो, प्लान करते हो, ठीक है। तो उसके अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, सबसे पहले तो आप ये देखोगे कि आप जो मतलब पैसे खर्च करने वाले हो कब तक आपके रिगेन हो जाएं, ठीक है। अगर जल्दी हो जाएंगे तो आपको भाई अच्छी बात है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है। और आप देखते हो कि कितना लॉन्ग टर्म है, कब तक वो चलने वाली है आपकी, जो आगे जाके कोई दिक्कत तो नहीं होगी, क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज तो नहीं होगा। तो ये होता है हमारा कैपिटल बजटिंग, कि आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पर क्या करते हो, प्लान करते हो। Capital budgeting is the process of planning and managing a firm's long-term investment in fixed asset like machinery, land और new project to maximize returns। ठीक है, कि आपने कोई मतलब कि आपका अभी काम जो हो रहा है वो 500 गज के प्लॉट में हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप क्या सोचते हो कि अब मुझे मशीनरी को थोड़ा बढ़ाना है, तो मैं क्या करता हूँ कि भाई 1 बीघे का प्लॉट ले लेता हूँ और उसके अंदर भाई अपना काम करता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करो, एक मतलब फिक्स असेट के ऊपर जा रहे हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो। तो उस प्लानिंग को और उसको मैनेज करने को, उसके पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, कैपिटल बजटिंग कहते हैं। इससे इजी नहीं समझा सकता था यार, आपको समझ में आ गया होगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही होगा कि आप इवेल्युएट करोगे कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट के लिए वो प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ठीक है। आप उसको सेलेक्ट करोगे। आप ये देखोगे कि टू एनालाइज फ्यूचर कैश फ्लोज अगेंस्ट द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उससे आपके फ्यूचर कैश फ्लो को क्या अफेक्ट पड़ने वाला है और किस तरीके से आपका फ्यूचर कैश फ्लो होने वाला है। कैश फ्लो क्या होता है कि आप कितना पैसा डाल रहे हो, कितना पैसा बाहर आ रहा है, ठीक है, उसे हम कैश फ्लो कहते हैं। अब इसके ना हमारे बेसिकली 6 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपके एग्जाम के अंदर 5 स्टेप पूछते हैं, तो आप ये इम्प्लीमेंटेशन वाला हटा देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आता है हमारा प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन, कि आप इसके अंदर देख लो कि भाई कौन सा प्रोजेक्ट है, क्या आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो। फिर आप एक कैश फ्लो एस्टिमेशन करते हो कि फ्यूचर में कैश फ्लो कैसा रहेगा इसकी वजह से। फिर प्रोजेक्ट एवेल्युएशन करते हो कि किस तरीके से प्रोजेक्ट का इफेक्ट होगा। फिर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हो, इवेल्युएशन के अंदर आप देख लेते हो टेक्निक्स लगा लगा के कि कौन सा बढ़िया है। फिर जो भी बढ़िया होता है उसे आप सिलेक्ट करते हो और इम्प्लीमेंटेशन करते हो। और फिर जो भी आपने एस्टिमेट किया था और जो एक्चुअल वैल्यूज हैं उसके हिसाब से आप परफॉर्मेंस को रिव्यू करते हो, ठीक है। ये 6 स्टेप्स होते हैं। लेकिन आपके पीवाईक्यू के अंदर क्या पूछा गया था कि एक्सप्लेन द 5 ब्रॉड फेसेस ऑफ कैपिटल बजटिंग। तो इसके 5 फेसेस आपको समझाने हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंटेशन वाला फेस हटा दोगे, ठीक है। तो कोई मतलब कि क्या है कि वो आप रखो या मत रखो, इम्प्लीमेंटेशन तो करना ही है, ठीक है। तो देखो कैपिटल बजटिंग को समझते हैं अच्छे से, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले तो कैपिटल बजटिंग को अच्छे से समझाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। फिर आपको स्टेप्स को स्टार्ट करना है क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहला स्टेप क्या है, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करो कि आपका जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हो उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या वो अपॉर्चुनिटी अच्छी है। अगर अच्छी है तो भाई इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। फिर आता है हमारा कैश फ्लो
एस्टिमेशन, एस्टिमेट करो आपका इनफ्लो और आउटफ्लो ओवर प्रोजेक्ट लाइफ, कि मतलब आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पूरे के प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट की लाइफ है या फिर प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका इनफ्लो कैसा रहेगा, कितना पैसा आप डालोगे और कितना पैसा आपको मिल रहा होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, कि आप यहाँ पर क्या करो, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स का यूज करो, अभी हम आगे देखेंगे। उन टेक्निक्स से ये देखो कि कौन सा इन्वेस्टमेंट अच्छा है जिससे कि आपको ज्यादा प्रॉफिट हो पाएगा, ठीक है। अब जिसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट हो उसको क्या कर दो, प्रोजेक्ट सिलेक्शन के अंदर डाल दो, मतलब सिलेक्ट कर लो, जितने भी रिजल्ट आए उन्हें कंपेयर करो और जो भी बेस्ट हो आपके लिए उसे क्या करो, चूज करो, ठीक है। फिर क्या करो, परफॉर्मेंस रिव्यू करो, कि जो भी आपने एस्टिमेट करी थी, प्रोजेक्टेड जो आपकी परफॉर्मेंस थी, और उसको कंपेयर करो अपने एक्चुअल रिजल्ट के साथ। कि पहले तो आपने सोच लिया था कि भाई 10 लाख की मशीन आएगी, ये मजे होंगे भाई, 1-1 लाख रुपए हर महीने छापूंगा, ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है कि 10-10 हजार रुपए आ रहे हैं, आपकी मशीन डेली खराब हो जा रही है, तो ऐसे दिक्कत हो गई, ठीक है। तो आप उसको परफॉर्मेंस को भी आपको रिव्यू करना पड़ेगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप ज्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं फंसोगे। अब नेक्स्ट आती है हमारी क्या, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। तो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स कुछ यहाँ पर मैंने लिख रखी हैं, और भी बहुत सारी होती हैं जिन्हें आप मतलब पढ़ सकते हो चाहो तो, वैसे मैं जितनी बता रहा हूँ उतनी पढ़ लो। पहले होती है हमारी पे बैक पीरियड, कि आप जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कितने टाइम में आपका रिकवर हो जाएगा। अगर कम टाइम में रिकवर हो रहा है तो वो अच्छी बात है, वो अच्छा प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब फिर आता है हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जो इनफ्लो है, उसमें से अगर आप आउटफ्लो को माइनस कर दो, कि आप जितना पैसा डालने वाले हो उसमें से जो आउटफ्लो मतलब कि जो पैसे आने वाले हैं उसको आप जब माइनस कर दोगे, तो आपको एक मिल जाएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू आपके प्रोजेक्ट की। तो जो भी आपकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है प्रोजेक्ट की, अगर वो पॉजिटिव में है तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो प्रोजेक्ट को, अगर नेगेटिव में तो आप नहीं करोगे उसे एक्सेप्ट, ठीक है, क्योंकि आप नेगेटिव में मतलब माइनस में जा रहे हो, ठीक है। फिर आता है हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि द रेशियो ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट टू द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कि आपका जो साल का जो प्रॉफिट है उसका जो एवरेज जो है, उसको अगर आप जब एवरेज रेशियो करोगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ, तो क्या आएगा, ठीक है। उसको अब मतलब कि उसके भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको आप देखते हो, तो ये हमारी एक टेक्निक होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कि आप इतना डिस्काउंट कर दो कि आपका जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो जीरो हो जाए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि आप क्या इतना डिस्काउंट हमारे लिए पॉसिबल है, कि मतलब इतना जो मतलब पैसे कम हमारे लिए इतने पॉसिबल हैं, अगर पॉसिबल है तो आप उस प्रोजेक्ट की तरफ जाओ, अदरवाइज मत जाओ, ठीक है। ये हमारी 4 टेक्निक्स होती हैं, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप इनको अलग से भी पढ़ सकते हो, ठीक है। वैसे कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसके अंदर ज्यादा आपको बस थ्योरी का काम है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर आपके कोई न्यूमेरिकल्स तो आने नहीं वाले, आपको थ्योरी आने वाली है इसके ऊपर। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट इवोल्यूशन। तो देखो, रिस्क से आपको पता है क्या होता है, अनसर्टेनिटी भी आपको पता है कि प्रोजेक्ट इवोल्यूशन के अंदर आती रहती है, ठीक है। तो देखो, व्हेन वी एवेल्युएट अ प्रोजेक्ट वी मेक प्रेडिक्शन अबाउट फ्यूचर प्रॉफिट एंड कॉस्ट। जब भी हम प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट होगा, कैसे आगे जाके होने वाला है, तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर को ही प्रेडिक्ट करते हैं। और फ्यूचर क्या है, हमारा पूरा का पूरा अनसर्टेनिटी पे बेस है, ठीक है, कि कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा हो सकता है कि आपका जो आपने जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेड था वो ना आए आपके पास, ठीक है, आपका लॉस हो सकता है। कॉस्ट में गो हायर देन प्लान, जितना आपने मतलब प्लान किया था उससे ज्यादा आपका कॉस्ट चला जाए। तो इन सब के लिए आपको क्या करना पड़ता है, रेडी रहना पड़ता है। तो यहीं पर आपकी एंट्री होती है रिस्क और अनसर्टेनिटी की, ठीक है। तो दिस इज वेयर रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कम इन। सो देखो, हम दोनों को अब एक बार डिफरेंस देख लेते हैं। तो देखो, यहाँ पर पीवाईक्यू में भी आया था कि व्हाट इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। रिस्क क्या होती है, रिस्क हमें पता होती है कि पहले से हमें कि इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना 20% का 10% का क्या है, रिस्क है, आप इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारी अनसर्टेनिटी होती है, ये आपको पहले से नहीं पता होती, इसकी कोई प्रोबेबिलिटी आपको नहीं पता होती, ये अचानक से हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर क्या है कि मशीन का क्या ब्रेकडाउन 10% होता है, कि 10% होता है कि आपका जो मशीन है वो ब्रेक कर जाए, ठीक है, मतलब कि कुछ उसके अंदर दिक्कत आ जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि नया गवर्नमेंट का लॉ आ जाए और आपके पूरे के पूरे बिजनेस को सडनली क्या कर दे, अफेक्ट कर दे, तो वो होता है हमारा अनसर्टेनिटी। इसके अंदर आपको पहले नहीं पता होता कुछ भी, मतलब कि थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटी इसकी नहीं पता होती, लेकिन रिस्क की आपको पता होती है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कॉमन टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हो रिस्क को हैंडल करने के लिए। देखो, अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए तो ऐसे कोई सच टेक्निक्स है नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो अनसर्टेनिटी है भाई, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप रिस्क तो एनालाइज कर पाते हो, और उसके लिए कुछ टेक्निक्स भी है हैंडल करने के लिए। सबसे पहले ये सेंसिटिविटी एनालिसिस, ठीक है, मतलब कि ये देख लो कि सी हाउ चेंजेस इन वन वेरिएबल अफेक्ट प्रॉफिट।
मतलब कि अगर आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कोई एक ऐसा वेरिएबल है, जैसे कि कोई प्राइस है आपके प्रोडक्ट का, उसके चेंज होने से आपके पूरे के पूरे प्रॉफिट पे अगर चेंज होता है तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको ये एनालाइज करके चलना है। सिनेरियो एनालिसिस कि आप एक बेस्ट केस देख लो, वर्स्ट केस देख लो और नॉर्मल केस देख लो, कि आप कितना कम नीचे जा सकते हो, कितना ऊपर जा सकते हो और कितना नॉर्मल आपका रहने वाला है, ठीक है। अगर इन सब चीजों में आप मतलब हो, ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है। वरना अपने बेस्ट केस को, वर्स्ट केस को, इन्हें क्या करो, सुधारो, ठीक है। फिर आता है हमारा डिसीजन ट्री। आप ग्राफ बेस्ड मेथड का यूज कर सकते हो, जहां पर आप मल्टीपल डिसीजंस के मल्टीपल आउटकम्स को देख सकते हो, शो कर सकते हो, ठीक है, ग्राफिकल वे में। फिर आता है हमारा एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू, कि आपके मल्टीपल आउटकम्स विद देयर प्रोबेबिलिटीज, जो भी आपके मल्टीपल आउटकम्स है उनकी प्रोबेबिलिटी को देख लो, कि कौन से के आउटकम की ज्यादा प्रोबेबिलिटी है। अगर वो ठीक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे कम करने की कोशिश करो। तो ये हमारे होते हैं कॉमन टेक्निक्स टू हैंडल रिस्क, काफी बेसिक बेसिक थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है इसका क्वेश्चन, डिस्कस प्रोजेक्ट रिस्क मैनेजमेंट, इलिस्ट्रेट द डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व इन प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। तो देखो, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है, कि आपको जो रिस्क है उसे मैनेज करके चलना है, ठीक है। इट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, लाइफ साइकिल के अंदर हर एक स्टेज पर रिस्क आ सकता है। उसको आपको एनालाइज करना आना चाहिए, उसको आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए और उससे आपको निपटना आना चाहिए। बेसिक सी बात है, आपको उससे भाई निकलना है, ठीक है। द गोल इज टू मिनिमाइज नेगेटिव इम्पैक्ट एंड मैक्सिमाइज अपॉर्चुनिटीज, कि आपका जो भी रिस्क है उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं उसे आप मिनिमाइज करो और उससे नई अपॉर्चुनिटी को फाइंड करो, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से टाइप के रिस्क होते हैं, सबसे पहला होता है हमारा फाइनेंशियल रिस्क, जो भी आपके पैसे के अंदर चेंजेस होते हैं, मतलब कि जो भी पैसे के रिलेटेड आपके जो रिस्क है वो हमारे फाइनेंशियल रिस्क में आते हैं। फिर आता है हमारा मार्केट रिस्क, कि आपका जो डिमांड है और जो डिमांड एंड सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन आएगा उसमें दिक्कत हो सकती है, तो मार्केट रिस्क होता है। या फिर कोई प्राइस चेंज हो गई, या फिर कंपटीशन, कॉम्पिटिटर जो है उसने कोई प्राइसेस वगैरह चेंज कर दिए, तो वो सारे होते हैं मार्केट चेंजेस। फिर आता है हमारा ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क होते हैं हमारे, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं उनकी शॉर्टेज पड़ जाना, या फिर आपके इम्प्लीमेंटेशन में जो भी आपके प्रोजेक्ट के ऑपरेशंस हैं उनके अंदर अगर डिले हो गया, तो वो होते हैं हमारे ऑपरेशनल रिस्क। फिर आता है हमारा टेक्निकल रिस्क, कि आपका कोई टेक फेल हो गया, या फिर कोई टेक्निकल टीम में दिक्कत हो गई, ठीक है। फिर आता है हमारा रेगुलेटरी रिस्क, जो भी हमारे टैक्सेस के अंदर कोई पॉलिसी चेंज होती है, या फिर कोई भी पॉलिसी चेंज होती है, या फिर मतलब कि जो भी लीगल चीजें हैं वो सारी हमारी रेगुलेटरी रिस्क के अंदर आ जाती है। फिर आती है हमारे इन्वायरमेंटल रिस्क, यानी कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इन्वायरमेंटल रिस्क के अंदर कह सकते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क, और ये काफी इजी थे, नाम से आपको पता चलता है क्या क्या होता है, ठीक है। अब आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस। तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करो, फिर उसे एनालाइज करो, फिर उसे प्रायोरिटाइज करो। यानी कि पहले आपने देख लिया कि कौन कौन सी रिस्क हमारी हो सकती है, फिर आपने एनालाइज कर लिया कि कौन सी रिस्क कितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है किसकी होने की, ठीक है। फिर आपने प्रायोरिटाइज कर दिया कि कौन सी रिस्क की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो उसे जल्दी से जल्दी हटाओ, और जिसकी कम है उसे बाद में हटा लेंगे, ठीक है। फिर क्या करो, एक अपने रिस्क रिस्पॉन्स प्लान को डेवलप करो, कि आप किस तरीके से पूरे के पूरे जितने भी रिस्क हैं उन्हें रिस्पॉन्स करोगे, ठीक है। और फिर क्या करो, मॉनिटर करो और रिव्यू करते रहो कंटिन्यूअसली। तो ये प्रोसेस सबका ही सेम होता है, ठीक है, तो ऐसे आपको याद रहना चाहिए। तो यहाँ तक आई होप आपको बहुत अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी, और एक भी चीज आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको समझ ना आई हो, ठीक है। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके लिए कुछ हमारी फ्यूचर के लिए कुछ स्टेटमेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्या, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी कि जो आप मतलब प्रिडिक्ट करते हो, जो आप फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करते हो कि हाँ ऐसा हो सकता है अभी प्रेजेंट वैल्यूज को देखकर, ठीक है। सो प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इक्वल टू फ्यूचर एस्टिमेट ऑफ कंपनी फाइनेंशियल हेल्थ, किस तरीके से रहने वाली है फाइनेंशियल हेल्थ कंपनी की। दे हेल्प इन प्लानिंग, एनालाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट और न्यू बिजनेस, कि आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसके आप चेक कर पाते हो कि भाई वो फिजिबल है भी क्या नहीं है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। इससे इसके अंदर हमारे तीन मेन स्टेटमेंट आते हैं प्रोजेक्टेड। पहला होता है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट, एक होता है प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, एंड एक होता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो। वैसे तो मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिख रखे हैं, पर मैं आपको यहाँ पर अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको अगर ये तीनों 10 नंबर के अंदर भी आपको पूछ ले तो आप बता पाओ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला होता है हमारा प्रोजेक्टेड फाइनेंस बैलेंस शीट। तो प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट में आपको ये याद रखना है कि आपको ये नेट वर्थ बता रही होगी एट एंड, ठीक है। लास्ट में आपकी नेट वर्थ कितनी रहने वाली है ये आपको बता देगी, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट इज अ प्रिडिक्शन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से निकाली जाती है, असेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज
प्लस इक्विटी, इन दोनों को अगर आप मिला दो तो आपको असेट का पता चल जाता है कि भाई इतना हमारे पास पैसा है, मतलब पूरे हमारे जो नेटवर्थ है कंपनी की वो इतनी है एट अ फ्यूचर डेट, यूजुअली एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, कि आपके प्रोजेक्ट के एकदम एंड में जब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तब की आपको पता चल जाती है एक मतलब नेटवर्थ आपके प्रोजेक्ट की। स्ट्रक्चर के अंदर इसमें क्या होता है कि आपको तीन चीजें बस मेंशन करनी होती हैं, असेट्स आपके, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, ठीक है। जिस भी मतलब बेस पर है वो सब आप यहाँ पर मेंशन कर दोगे, जिससे आपको एक प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट आपको मिल रही होगी, ठीक है। और इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये आपको फ्यूचर फाइनेंशियल हेल्थ बताती है आपके प्रोजेक्ट की, और आपको बैंक से लोन्स वगैरह लेने में भी आसानी होती है इससे, ठीक है। कि आप मतलब अपने प्रोजेक्ट की नेटवर्थ बता देते हो कि हाँ भाई आपका कुछ भी हो जाए पैसा डूबने नहीं देंगे हम, ठीक है, हमारी नेटवर्थ इतनी तो है ही। तो ये होती है हमारी प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट। आपको ये समझ में आ गई। आपको बस ये लाइन याद रखनी है कि आपको ये नेटवर्थ बता रही है एट द एंड, ठीक है। अब आता है हमारा प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको ये बताती है कि हाउ मच यू विल अर्न, कि आप कितने पैसे कमा लोगे, ये आपको ये बताता है। मतलब कि आपका जो कोई भी एक प्रोडक्ट कितना सेल हुआ है उसमें से आपको कितना बच रहा है पैसा, जो आपका नेट रेवेन्यू है वो आपको इनकम स्टेटमेंट से पता चल जाता है, ठीक है। तो आप प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट शोज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम अ प्रोजेक्ट ओवर अ फ्यूचर पीरियड, ठीक है। वो मंथली हो सकता है, वो क्वार्टरली हो सकता है, वो ईयरली हो सकता है, ठीक है। आपको मतलब बता देगी आप इतना मंथली कितना कमा रहे हो, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कैसा होता है। तो यहाँ पर मैंने सबका एग्जाम्पल ले रखा है, आपको बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा, और आपके अगर एग्जाम में आए तो आप भी इस तरीके से ही समझा कर आओगे, ठीक है। सबसे पहले ये समझो कि आपकी जो सेल है, मतलब हम मान लेते हैं ये जो पूरी सेल है हमारी एक महीने की है। हमारी एक महीने में सेल हुई 10 लाख रुपए की, ठीक है। 10 लाख रुपए की हमारी क्या हुई, सेल हुई। यहाँ पे मैंने लिखा रेवेन्यू। अब क्या हुआ कि हमारा जो सेल हुई, जैसे कि हमारा जो सेल था वो बुक्स की थी, ठीक है, बुक्स की सेल थी। तो हमारी जो टोटल बुक्स की कॉस्ट थी जो कि हमने खरीदी थी, उसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि कॉक्स कहते हैं उसे, ठीक है। जितने का हमें सामान पड़ा था, वो सामान पड़ा था हमें 6 लाख रुपए का, ठीक है। तो हमें पैसे कितने बचे, 10 लाख की हमें सेल हुई, 6 लाख का हम सामान लाए थे, तो हमें 4 लाख रुपए का हमें ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। अब क्या होता है कि आपके कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लगती हैं, कि कुछ आपकी सैलरीज हो गई, कुछ रेंट हो गया, वो हो गया हमारा 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। 1.5 लाख रुपए का आपका ये सारी ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गए। अब देखो 4 लाख हमारा प्रॉफिट हुआ था, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से अगर हम 1.5 लाख को निकाल देंगे तो कितना आएगा, हमारा 2.5 लाख रुपए बचा। 2.5 लाख हमारा हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसे हम इबिट्टा भी कहते हैं, ठीक है। इबिट्टा कहते हैं इसे 2.5 लाख रुपए को। लेकिन इबिट्टा के अंदर क्या होता है ना, टैक्सेस वगैरह नहीं होते, कि भाई आपकी जो भी टैक्स खर्चा हुआ है वो सब नहीं होते। यहाँ पर आपके जो ऑपरेशनल जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है डे टू डे लाइफ की, वो ये ऐड होती है, ठीक है। इतना हो गया, अब हमारा 2.5 लाख रुपए बचा हुआ है। अब हमने देखा कि भाई हमारा इंटरेस्ट कुछ लग रहा है जो हमने लोन लिया हुआ है, और कुछ हमारे टैक्सेस लग रहे हैं जिसको मिलाकर पड़ रहा है हमारे 50,000 रुपए, ठीक है। तो 2.5 लाख हुआ था हमारा अभी तक इबिट्टा। हमने क्या किया, 2.5 लाख में से 50,000 रुपए भी निकाल दिया, तो हमारा नेट प्रॉफिट हमें पता चल गया कि 2 लाख रुपए हमें नेट प्रॉफिट हुआ एक महीने का, 10 लाख की सेल के ऊपर, ठीक है। तो अगर हमारा आगे जब 20 लाख की सेल हुई थी तो हमें पता चल जाएगा कि 4 लाख का हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपको इनकम स्टेटमेंट से ये चीज पता लग जाती है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा जो पूरा टॉपिक है, ठीक है। एट द एंड क्या बता रहा है कि हाउ मच यू विल अर्न, तो आपने बता दिया ना 2 लाख रुपए आपने कमाए। अब आता है हमारा नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट। प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है हमारा कैश का फ्यूचर प्लान, कि आपका कैश जो है, जो भी पैसे हैं आपके हाथ में, वो फ्यूचर में किस तरीके से रहने वाले हैं। और एट द एंड आपको ये बता रहा है कि यू हैव इनफ कैश, कि आपके पास पैसे हैं भी या नहीं है आगे के लिए, ठीक है। ये आपको बता देता है। तो देखो, इट शोज हाउ कैश विल कम इनफ्लो, कि आपका कैश पैसे कैश किस तरीके से आएंगे, और कैश विल गो आउट, ठीक है, किस तरीके से पैसे जाएंगे ऑफ योर प्रोजेक्ट इन फ्यूचर। यूजुअली मंथ वाइज या फिर ईयर वाइज आप निकालते हो इसे, ठीक है। तो इसके स्ट्रक्चर तीन तरीके से होता है। एक होता है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कि आपके जो रेगुलर बिजनेसेस हैं, जैसे कि आपकी सेल्स हो गई या फिर एक्सपेंसेस हो गए, उसके अंदर जो कैश है वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, किस तरीके से मतलब इनफ्लो और कैश फ्लो हो रहा है उसका, इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है। फिर आता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कि आप कुछ बाय या सेल कर रहे हो असेट्स को, उसके अंदर किस तरीके से जो आपका कैश फ्लो, एक बताते हो आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, की आप कोई लोन्स लेते हो या फिर आप कुछ इन्वेस्टर से पैसे लेते हो, उसमें किस तरीके से आपका कैश फ्लो हो रहा है। तो ये तीन चीजें आपको मेंशन करनी होती है, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्टेड कैश फ्लो का। इससे आप पता लगा पाते हो कि आपके पास फ्यूचर में पैसे रहने वाले हैं या नहीं रहने वाले, ठीक है। तो अगर आपका जो टोटल आता है नेट कैश फ्लो, वो अगर पॉजिटिव आता है तो आपके पास गुड लिक्विडिटी है, कि हाँ भाई पैसे हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव आता है तो आपको कहीं ना कहीं जाके कैश का जो क्रंच है, जो कि दिक्कत है, वो आने वाली
वाली है, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट थी और आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। आपको बस ये याद रखना है कि प्रोजेक्टेड कैश फ्लो तो ये बता रहा है कि आपके पास आगे जाके पैसे होंगे या नहीं होंगे। अगर पॉजिटिव रहेगा तो होंगे, अगर नेगेटिव रहेगा तो नहीं होंगे, ठीक है। और प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट ये बता रहा है कि आप कितना पैसा कमाओगे। और प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट ये बता रहा है कि आपको एट द एंड आपके प्रोजेक्ट की नेट वर्थ कितनी रहेगी, ठीक है। तो ये हमारा काम खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये जो तीनों शीट थी, स्टेटमेंट थी, वो मैंने आपको समझा दी। अब आता है हमारा वाई प्रोजेक्शन मैटर, कि भाई आप पहले से इतना प्रोजेक्टेड सारी चीजें लेकर क्यों चल रहे हो, ठीक है। तो देखो मैटर तो करती हैं कि आप अपने फ्यूचर की प्रॉफिटेबिलिटी बता पाते हो कि हाँ भाई हमें इतना प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और आपको इन्वेस्टर्स और लोन्स जो देने वाले हैं आपको, उनको अट्रैक्ट करता है कि भाई यहाँ पर तो प्रॉफिट है, यहाँ पर पैसा लगाना चाहिए, ठीक है। फिर आता है यूजफुल इन डिसीजन मेकिंग, कि आपको अगर पता होगा तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। मैंडेटरी फॉर डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ये, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन आया था पीवाईक्यू के अंदर, ये बताओ, राइट द 6 स्टेप टू मेक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन फॉर योर न्यू बिजनेस, कि आप एक नया बिजनेस कर रहे हो, उसके लिए फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आपको बनाना है, ठीक है। तो उसके 6 स्टेप बताओ जल्दी से, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है वो होता है हमारा फोरकास्ट सेल्स रेवेन्यू, कि आपकी जो सेल्स है वो किस तरीके से रहने वाली, कि आपका जो मतलब सेल्स है वो कितने रहने वाले, आपको उसका रेवेन्यू कितना रहेगा। तो एस्टिमेट हाउ मच यू विल अर्न थ्रू प्रोडक्ट सर्विस सेल्स, यूज पास्ट डेटा या ट्रेंड्स, कि आप मतलब कि समझ लो कि जैसे हम बुक्स का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो आप या तो अपने जो कोई और एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहा है उसका पास्ट डेटा यूज कर सकते हो, या फिर आपका कोई पास्ट डेटा है आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे आप क्या कर सकते हो कि आपकी सेल्स कितने रहने वाले हैं आगे आने वाले मंथ्स के अंदर या फिर ईयर के अंदर, वो आप एस्टिमेट कर लेते हो। तो आपने यहाँ पर क्या कर लिया, अपनी सेल्स की जो रेवेन्यू है उसे फोरकास्ट कर लिया, एस्टिमेट कर लिया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, कॉस्ट और एक्सपेंसेस को एस्टिमेट करोगे, कि आपके कौन कौन सी ऐसी फिक्स्ड कॉस्ट रहने वाली है कि आपने लैंड मशीनरी उसके अंदर, और कुछ वेरिएबल कॉस्ट जो कि आपकी प्रोडक्शन के साथ चेंज होने वाली हैं, वो कितनी रहने वाली है। और कोई भी टैक्सेस वगैरह हैं उन्हें भी इंक्लूड कर लेना है। तो आपके खर्चे कितने रहने वाले हैं, यहाँ पर आपने वो सारी चीजें इंक्लूड कर ली। यहाँ पर सेल कर ली, यहाँ पर खर्चे कर लिए, ठीक है। अब आता है हमारा, अब आप इनकम स्टेटमेंट अपनी बना सकते हो। अब आप अपनी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट बना लो। तो आपका जो रेवेन्यू है उसके अंदर से अगर आप एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, कि जैसे कि आपने सोचा कि मेरा जो रेवेन्यू है वो 10 लाख का होने वाला है अगले महीने, और आपकी जो कॉस्ट है, जो खर्चे हैं वो रहने वाले हैं 4 लाख के, तो आपको रेवेन्यू मतलब आपको नेट प्रॉफिट पता चलेगा कि 6 लाख का हमें नेट प्रॉफिट हो गया। अगर आपका जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव में आता है तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है तो नहीं होगा वो प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो आपको ये 3 स्टेप में इतनी चीजें क्लियर है। अब आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप के अंदर अपनी जो बैलेंस शीट है उसे क्या करना है, प्रिपेयर करना है। तो लिस्ट ऑल एक्सपेक्टेड फ्यूचर असेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल, उन सबको लिस्ट कर दो। और असेट इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ओनर्स इक्विटी निकाल लो, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर लोगे, बैलेंस शीट को प्रोजेक्ट कर पाओगे, ठीक है। आप अनेक अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर कर लिया। अब फिफ्थ स्टेप के अंदर क्या करो, प्रिपेयर प्रोजेक्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर लो कि आपका इनफ्लो कितना रहेगा, आपका आउटफ्लो कितना रहेगा, महीने का, दिन का या फिर ईयर का, ठीक है। और ये काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके डे टू डे प्लानिंग के अंदर, ठीक है। फिर मतलब डेली का ही निकाल लो। फिर आता है हमारा सिक्स स्टेप, कि भाई रिव्यू करो अपनी जितनी भी आपने स्टेटमेंट शीट्स बनाई हैं, और जो आपने मतलब फ्यूचर के प्रेडिक्ट किए हैं जो भी चीजें सेल्स वगैरह, उनको आप क्या करो, रिव्यू करो, एडजस्ट करो और फाइनलाइज करो, कि अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो उन्हें अच्छे से एडजस्ट कर लो। एनालाइज करो रेशियोज को, चेक करो अजम्पशंस को, और वैल्यूज को क्या करो, वैलिडेट करो कि हाँ भाई ठीक वैल्यू हो, कहीं ऐसी मत लिख दो, ठीक है। और मेक इट रियलिस्टिक एंड इन्वेस्टर फ्रेंडली, और इस तरीके से बनाओ अपनी पूरी की पूरी शीट को कि वो इन्वेस्टर फ्रेंडली हो, कि भाई पॉजिटिव में रहे कि इन्वेस्टर पैसे लगा पाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा प्रिपरेशन ऑफ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये काफी इजी है, बेसिकली हम पूरे अपने प्रोजेक्ट की जो पूरी डिटेल रिपोर्ट है वो तैयार करेंगे। अ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट डिस्क्राइब्स ऑल द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट के जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं वो हमारे सारे होते हैं, लाइक टेक्निकल, फाइनेंशियल, मार्केट, सोशल, ये सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप इसके अंदर मेंशन करते हो, ठीक है। टू इवेल्युएट इट्स फिजिबिलिटी एंड सिक्योर फंडिंग, ठीक है। मतलब कोई भी बंदा अगर पैसे खर्च कर रहा है तो वो एक बार देख लेता है डीपीआर को, ठीक है, कि भाई किस तरीके से आपका प्रोजेक्ट है और किस तरीके से फ्यूचर में रहने वाला है। रिक्वायर्ड फॉर बैंक लोन्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड एक्सेट्रा, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसकी, ठीक है। एक्ट्स एज अ ब्लूप्रिंट फॉर एग्जीक्यूशन, और कोई भी अगर इसका एग्जीक्यूट करता है इस बिजनेस को और इस प्रोजेक्ट को, तो वो उसके लिए ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप उसको वो चल सकता है।
मतलब कोई भी नया बिजनेस कर रहा है और आपके बिजनेस के डीपीआर को देखेगा तो वो भाई उस फील्ड में अच्छा काम कर पाएगा, ठीक है। अब इसका पीवाई क्यों आया था कि एक्सप्लेन करो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। तो आप पहले वही इसके बारे में थोड़ा बता देना बेसिक, और फिर इसके स्ट्रक्चर को स्टार्ट कर देना। सबसे पहले आपको एग्जीक्यूटिव समरी को लिखना है, जिसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का पूरा ओवरव्यू, आइडिया, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें मेंशन होंगी, ठीक है। फिर आपको टेक्निकल एस्पेक्ट्स लिखने हैं कि आप कौन सा टैग यूज कर रहे हो, आपका प्रोसेस फ्लो किस तरीके से रहने वाला है, कितने रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ये सारी चीजें आपकी टेक्निकल एस्पेक्ट के अंदर आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मार्केट एनालिसिस, कि आपका जो मार्केट का टारगेट है वो क्या रहने वाला है, आपका टारगेटेड मार्केट क्या है, कौन से टीयर के ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो, आपका डिमांड एंड सप्लाई में गैप क्या है, ठीक है। कंपटीशन कौन कितने हैं आपके और किस तरीके से काम कर रहे हैं, उन सबको समझना होगा आपको। फिर आता है हमारा फाइनेंशियल डिटेल, कि आपका कॉस्ट एस्टिमेशन, फंडिंग, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल, मतलब जो भी आपके स्टेटमेंट थी ना, हमने जो तीनों बताई थी, वो आपको यहाँ पर बतानी पड़ेंगी, ठीक है। फिर आपका आएगा ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टेक होल्डर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनके बारे में, या फिर जो आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट की हायरार्की है, वो आपको यहाँ पर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मेंशन करना है। फिर आता है आपका कि इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एनवायरमेंटल और सोशल पे आपके प्रोजेक्ट से, कि वो सस्टेनेबल है कि नहीं, और एम्प्लॉयमेंट कितना देगा वो, मतलब लोगों को भाई एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। फिर आता है हमारा फिजिबिलिटी एनालिसिस, कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो फिजिबल है कि नहीं, कि भाई वो रियली एग्जिस्ट कर सकता है या नहीं कर सकता रियल लाइफ के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी टेक्निकल फिजिबिलिटी आ जाएगी, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करनी पड़ेगी आपको। तो ये होती है हमारी पूरी की पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। बस आपको इसी तरीके से समझानी है, और ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। एक भी चीज आप मिस आउट नहीं करे होंगे, ठीक है। अगर आपने फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड यूनिट भी देखी है ना, तो आपको काफी चीजें ऐसी लग रही होंगी कि भाई रिपीट हो रही है, ठीक है। ऐसी हमने एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट पहले भी देखी थी। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रोजेक्ट फाइनेंस। पहले मैं इस टॉपिक से पहले आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि होता क्या है। तो देखो, पहले क्या होता था कि जब भी कोई हम, जैसे कि कोई मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मेरी बुक्स की कंपनी समझ लो, कि मल्टी आइटम्स नाम से एक मेरी बुक्स की कंपनी है, ठीक है। अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट सोच रहा हूँ, ठीक है, बिग इन्वेस्टमेंट, कि मैं एक और क्या बोलते हैं, जैसे कि अभी मेरी बुक की कंपनी है, तो मैं एक पेन की कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं एक पेन की कंपनी के लिए क्या करता हूँ, बहुत बड़ी कंपनी होगी पेन की कंपनी, वो मैं स्टार्ट करूंगा। तो वो क्या है, मेरे लिए बिग इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो उस बिग इन्वेस्टमेंट के लिए मैं जो सारी चीजें, जो मैं पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करूंगा, जो मैं लोन्स वगैरह लूंगा, वो मैं किस पे ले सकता हूँ, अपनी जो मल्टी आइटम्स कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, उस पर ले सकता हूँ, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक ये रिस्क है कि भाई मेरा जो प्रोजेक्ट है पेन की कंपनी का, वो अगर सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो जो भी लोन्स वगैरह लिए मैंने, वो सारे के सारे रिकवर किससे होंगे, वो सारे के सारे रिकवर होंगे मेरी मल्टी आइटम्स कंपनी के साथ, ठीक है। मतलब लोन जो भी देगा वो मल्टी आइटम कंपनी पर दे रहा है, तो मल्टी आइटम कंपनी का जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी दिक्कत, जो भी एसेट्स वगैरह होंगे, वो सारे उनके हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस। प्रोजेक्ट फाइनेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी कंपनी जब कोई भी बिग इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही होती है, तो वो क्या करती है, उस प्रोजेक्ट के नाम से एक नई कंपनी बनाती है, ठीक है। जैसे कि मैंने पेन की कंपनी बनाई, उसको मैंने नाम रख दिया मल्टी पेन्स, ठीक है। मल्टी पेन्स नाम से मैंने एक और कंपनी बनाई। अब मैं क्या करूंगा कि जो पूरा का पूरा मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जो भी मैं लोन्स वगैरह लूंगा, उस कंपनी के नाम पे लूंगा, मल्टी पेन्स के ऊपर। तो जिससे क्या होगा, अगर कोई भी आगे जाके दिक्कत होती है, कोई भी रिस्क होती है, तो मेरी जो मल्टी एटम्स कंपनी है, जो कि बुक्स की कंपनी है, उसको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो भी दिक्कत आएगी वो मल्टी पेन्स वाली कंपनी को आएगी, ठीक है, इसको दिक्कत नहीं आएगी। तो ये मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंस का मतलब होता है। अब मैं इसको अच्छे से आपको पढ़ पढ़ के बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। Project finance is a method of financing large scale long term infrastructure or industrial project by creating a separate legal entity। ठीक है, मतलब कि कोई भी एक लार्ज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो, कोई भी, या फिर चाहे वो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, या फिर आप कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, तो उसके लिए आप क्या करते हो, एक सेपरेट लीगल एंटिटी बनाते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मैं मल्टी पेंस करके कंपनी बनाऊंगा। तो यहाँ पर जो ये मल्टी पेंस करके कंपनी है, उसे हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल, एसपीवी। ठीक है, मतलब क्या करते हो, आप एक अलग से एंटिटी बना लेते हो लीगल, जिसके ऊपर आप सारी चीजें करने वाले हो, ठीक है। वेयर रीपेमेंट इज डन यूजुअली कैश फ्लो जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट, नॉट फ्रॉम द कंपनीज बैलेंस शीट। कि मतलब जो आपका प्रोजेक्ट होगा, अगर रीपेमेंट होता है, मतलब कि जो पैसे लेने होगा, उस प्रोजेक्ट से लिए जाएंगे, वो आपकी कंपनीज की बैलेंस शीट को नहीं देखा जाएगा उसमें, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो दिक्कत, प्रोजेक्ट की जो पैसे होंगे उससे लिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अभी हम समझेंगे, चिंता मत करो। जैसे कि
पावर प्लांट्स किसी को बनाने होते हैं, बड़े बड़े हाईवेज बनाने होते हैं, एयरपोर्ट्स बनाने होते हैं, ऑयल रिफाइनरीज बनानी होती हैं, तो इन सब के लिए यूज होता है हमारा ये जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हम समझेंगे इस वाले एग्जांपल के साथ पूरा का पूरा इस कॉन्सेप्ट को। तो बिल्कुल भी यार ना वीडियो को स्किप मत करना, कहीं आपका ये कॉन्सेप्ट भूल ना जाओ। ठीक है, एक बार समझ गए ना फिर तो आप एग्जाम में अपने आप लिख दोगे इसे। ठीक है, तो देखो सपोज अ ग्रुप वांट टू बिल्ड अ बिग हाईवे। जैसे कि हम समझ लेते हैं कि टाटा ग्रुप्स है, ठीक है, टाटा ग्रुप है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो क्या करना चाहता है, वो एक बहुत बड़ा हाईवे बनाना चाहता है। ठीक है, अब उसके पास एक प्रोजेक्ट आया कि भाई उसे हाईवे बनाना है। ठीक है, बट इट्स टू एक्सपेंसिव एंड द कंपनी डज नॉट वांट टू यूज ऑल इट्स ओन कंपनी मनी और रिस्क इट ओन बिजनेस। तो देखो टाटा ग्रुप्स कभी नहीं चाहेगा कि भाई उसके एक हाईवे के फेल होने से उसका पूरा का पूरा टाटा ग्रुप फेल हो जाए। तो वो क्या करना चाहेगा कि वो ये बहुत महंगा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो वो सारा का सारा रिस्क अपनी कंपनी पे नहीं लाना चाहेगा। तो वो क्या करेगा, दे क्रिएट अ मिनी कंपनी। वो क्या करेगा, एक नई कंपनी मतलब एक छोटी कंपनी बना लेगा उस प्रोजेक्ट के नाम से, जिससे हम कहेंगे एसपीवी, यानी कि स्पेशल पर्पस व्हीकल। ये नाम याद रखना, ठीक है, 2 नंबर के अंदर कभी कभी पूछा जा सकता है। तो देखो ये क्या करेंगे, छोटी कंपनी बना लेंगे। दिस न्यू कंपनी टेक्स लोन, मतलब कि जो नई कंपनी होगी ना छोटी वाली, वो लेगी लोन। द लोन इज रीपेड नॉट फ्रॉम द मेन कंपनीज मनी, मतलब कि टाटा ग्रुप से कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे, वो लिए जाएंगे जो भी आप छोटी कंपनी बना रहे हो उससे। बट फ्रॉम मैनी बट फ्रॉम द मनी दैट प्रोजेक्ट अर्न्स, जो भी पैसे वो प्रोजेक्ट कमाएगा ना उससे लिए जाएंगे। जैसे कि टाटा ग्रुप ने एक हाईवे बना दिया, ठीक है, अब वो हाईवे बन गया पूरा का पूरा, अब उसमें बहुत सारा लोन लिया है टाटा ग्रुप ने, तो वो पैसे कैसे देगा, जो भी वो हाईवे कमाएगा, यानी कि जो टोल उस पे लगे हुए हैं वो जो पैसे आएंगे ना, उससे लोन को क्या कर दिया जाएगा, रीपेमेंट कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोजेक्ट फाइनेंस कितना अच्छा है। ठीक है, मतलब कि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं की फीचर्स की। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है एसपीवी, कि आप इसके अंदर न्यू कंपनी को बनाते हो जो कि सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए होती है। ठीक है, नो नो रिकोर्स लोन, यानी कि इफ लोन इज अनपेड बैंक कैन ओनली टेक प्रोजेक्ट असेट नॉट योर हाउस एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के ऊपर है कि आपका जो प्रोजेक्ट, अगर आप लोन नहीं देते हो तो वो प्रोजेक्ट को ले लेगा लोन, और बैंक जो है प्रोजेक्ट को ले लेगा, आपके घर वर को नहीं जाएगा। ठीक है, लेने लार्ज प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, छोटे मोटे प्रोजेक्ट के लिए नहीं यूज होता। मल्टीपल पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व रहती हैं, जैसे कि बैंक्स हो गई, गवर्नमेंट हो गई, प्राइवेट फर्म्स हो गई, ये सब इन्वॉल्व होकर ये काम करती हैं। ठीक है, जैसे कि मेट्रो बनानी है, ठीक है, तो मेट्रो में क्या होता है, ऐसे ही काम होता है। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा जो प्रोजेक्ट फाइनेंस है वो डिफरेंस है, मतलब अलग है ट्रेडिशनल फाइनेंस से। तो देखो ट्रेडिशनल फाइनेंस में क्या होता था कि रिस्क में आपकी पूरी की पूरी कंपनी रहती थी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपका प्रोजेक्ट रहता है। यहाँ पर जो लोन रीपेमेंट है वो हमारा होता है प्रोजेक्ट की अर्निंग से, यहाँ पर होता था पूरी की पूरी कंपनी की इनकम से। यहाँ पर क्या होता है, सिक्योरिटी में जो प्रोजेक्ट के असेट्स हैं वही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी कंपनी के जो असेट्स हैं वो रहते हैं। यहाँ पर जो बैलेंस शीट है वो कंपनी की बैलेंस शीट से ऑफ रहती है, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट में इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होता। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, ये पार्ट होता है हमारे कंपनी के रिकॉर्ड्स का। ठीक है, तो ये इस तरीके से अलग है। ठीक है, और ये काफी अच्छा है। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब इसके अंदर कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट है वो समझो। ठीक है, मतलब एक बात समझो कि इसके अंदर मतलब आपने जो प्रोजेक्ट के अंदर आपने लोन्स लिए हैं और जो रीपेमेंट होगी वो आपके प्रोजेक्ट की अर्निंग से होगी। तो वो अर्निंग आप किससे निकालोगे, कैश फ्लो से निकालोगे। कि आपका पैसा लगा 10 लाख और आपको मिला 12 लाख, तो आपका 2 लाख का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो वो क्या हो गई, अर्निंग हो गई, उससे क्या होगा, आपका लोन का रीपेमेंट होगा। तो ये जो कैश फ्लो है इसके इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन प्रोजेक्ट फाइनेंस कैश फ्लो इज किंग। द बैंक wants to know, will project make enough money to repay the loan, is project financially strong? तो ये सब आपको पहले बताना पड़ेगा। सो बैंक क्या करती है कि आपका एनवीपी चेक करती है, नेट प्रेजेंट वैल्यू को चेक करती है। ठीक है, और आईआरआर को चेक करती है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को चेक करती है। मैंने आपको पहले कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के अंदर समझाई थी। ठीक है, तो ये दोनों क्या करती है, बैंक चेक करती है। अगर वो संतुष्ट होती है कि भाई हाँ ये कंपनी पैसे दे पाएगी, तो वो लोन देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर होती है। अब देखो, तो देखो प्रोजेक्ट फाइनेंस जो है हमारा ऐसे छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, मतलब मैंने आपको जितना बताना था उतना तो आपको समझा दिया। ठीक है, लेकिन आपके मतलब एक वो भी होता है, इसके स्टेजेस भी होते हैं, 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है हमारा प्री फाइनेंसिंग स्टेज, और एक होता है फाइनेंसिंग स्टेज, और एक होता है पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेज। प्री फाइनेंसिंग स्टेज में आप क्या कर रहे होते हो, अपने प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर रहे होते हो, बता रहे होते हो कि आपका प्रोजेक्ट जो है फिजिबल है या नहीं है। फिर आता है हमारा फाइनेंसिंग स्टेज, जिसके अंदर क्या होता है कि
आपका जो पूरा का पूरा फाइनेंस है उसका अरेंजमेंट होता है, आपको लोन मिल जाता है, आपको पेमेंट हो जाती है आपकी, ठीक है। फिर आता है हमारा पोस्ट फाइनेंसिंग स्टेट, जिसके अंदर क्या होगा कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसको कितना टाइम दिया गया है उसको फिर मॉनिटर किया जाएगा, फिर आपका जो लोन है उसका रीपेमेंट होगा, ठीक है। तो ऐसे इसके स्टेजेस भी होते हैं, और इसके एडवांटेजेस आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, डिसएडवांटेजेस अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप अपने आप भी कर सकते हो। ये सारे टॉपिक आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है कि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाए, पीवाईक्यूज भी हो जाए और काफी जल्दी हो जाए, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक जो पूरी की पूरी यूनिट है समझ में आई होगी। और अगर आपने अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हमें यार आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। तो जल्दी से आपको सारी की सारी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रही होंगी। अगर आपको जो एक्सप्लेनेशन है वो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।